नमस्कार। ओशो की इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मेरा विषय है नेताजी और आईएनए का भय। नेताजी और आईएनए का भय और अंग्रेजों और कांग्रेस के दृष्टिकोण 1945 से 1947। लगभग 2 वर्ष पहले मैंने अपने शोध के लिए एक विषय दिया था कि नेताजी और आईएनए का क्या प्रभाव देश की आज़ादी पर पड़ा। लेकिन मैं समझता हूं कि आज मुझे उस विषय को अब बदलना पड़ेगा कि बजाय इसके कि उसका क्या प्रभाव पड़ा, कि विषय हो नेताजी और आज़ाद हिंद फौज का भय, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत से भागे। और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ, तथ्यों के साथ, स्रोतों के साथ, जो मैंने अभिलेखागार में, सेलेक्टेड वर्क्स में, नेहरू के, गांधी के कलेक्टेड वर्क्स में, अंग्रेजों की मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में और अखबारों में देखे, जिनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं। ऑखिनलेक, जो कमांडर इन चीफ था अंग्रेजी सेना का उस समय भारत में, उसने इस समय नवंबर 1945 में वाइसरॉय को एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि एक 1857 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और अगर हमें भारत में रहना है तो हमें इसको दोबारा जीतना होगा और इसके लिए मुझे 1 लाख यूरोपीय सिपाही चाहिए होंगे। और ये नवंबर 45 का वो समय था जबकि करीबन 25 से ज्यादा कैंप्स और जेलों के अंदर पूरे देश में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक बंदी बना के रखे हुए थे। लाल किले में कुछ का मुकदमा शुरू हो गया था और पूरा देश जो है वो आज़ाद हिंद फौज के पीछे खड़ा हुआ था। एक ऐसा आंदोलन चला जिस पे नेहरू खुद हैरान होते हैं कि मैं हैरान हो गया कि अपने आप कैसे इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी भावना देश के अंदर जागृत हो गई। और ऑखिनले की इसी रिपोर्ट के आधार पर वाइसरॉय वेवल ने इंग्लैंड लिखा था कि हमको समझौता करके कोई एग्रीमेंट कर लेना चाहिए, नहीं तो 1942 से भी बड़ा आंदोलन यहां खड़ा होगा जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब ये दोनों पत्र जो हैं, ऑखिनले का वेवल को और वेवल का वापस इंग्लैंड लिखा जाना, सिर्फ एक चीज दर्शाते हैं, अंग्रेजों का भय। अंग्रेजों का भय। किस बात का भय? इसे अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। फरवरी 1942 के अंदर लगभग 60,000 अंग्रेजी सेना के सिपाहियों और अफसरों ने जापानियों के आगे सिंगापुर में सरेंडर किया था। विश्व युद्ध के दौरान ये सरेंडर की सबसे बड़ी घटना थी, आत्मसमर्पण की। और मैं समझता हूं कि
इससे बड़ा मुंह काला अंग्रेजों का विश्व युद्ध के अंदर और शायद कहीं नहीं हुआ होगा जितना इसमें हुआ था। और इसको छुपाने के लिए अंग्रेजों ने कई तरीके का प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि इन 66,000 में से 14,000 भारतीय सेना के सैनिक जो थे वो आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और अंग्रेजों की स्वाभिव्यक्ति छोड़ के अपने देश को आजाद कराने के लिए लग गए, जो उस समय रासबिहारी बोस ने, एम सहाय ने, प्रीतम सिंह ने, अमर सिंह ने, फ्यूजीवारा ने, इन सब ने मिलकर बनाई थी। और जनरल मोहन सिंह को उसका पहला कमांडर बनाया गया था। 1857 के बाद यह पहली इस प्रकार की घटना थी कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो भारतीय अंग्रेजी सेना में कार्यरत हैं, उन्होंने अंग्रेजों का साथ छोड़ करके भारत की आजादी के लिए एक साथ ये किया। और ये सेना नेताजी के आने के बाद 44,000 में संख्या पहुंच गई इन भारतीयों की, जो ये आत्मसमर्पण किए हुए थे वहां पे। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आजाद हिंद फौज की संख्या जो है 66,000 तक हो गई। और अंग्रेजों ने भारतीयों से ये तथ्य छुपाने के लिए, अगर अंग्रेजों को भय नहीं था तो इस तथ्य को क्यों छुपाया गया कि आजाद हिंद फौज देश की आजादी के लिए लड़ रही है? उन्होंने लगातार यह प्रचार किया, ये तो जापानीज इंडियन फाइटिंग फोर्स है, ये तो जापानियों का फाइटिंग फोर्स है जो कि जापान के अधीन भारत को लाना चाहता है, भारत को जापान का गुलाम बनाना चाहता है। कितनी बकवास और झूठी बात थी, जबकि सब चीजें उस समय सबके सामने स्पष्ट थी। इससे पहले भी कई बार भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, या हम कहें अगर पहले तो 1806 में वेल्लोर क्रांति से लेके और तब तक कई बार भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार से विद्रोह किए थे। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा बड़ा नंबर था 57 के बाद कि अंग्रेज अपना किसी को दुनिया में विश्व युद्ध के समय मुंह नहीं दिखा सकते थे। और इस प्रचार का क्या असर हुआ? इस प्रचार का यह असर हुआ कि जवाहरलाल नेहरू तक जो है ये डिक्लेयर करते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस जापानियों के साथ आते हैं तो मैं खुद तलवार लेके उनसे लड़ने जाऊंगा। और उनके इस व्याख्यान को BBC और अंग्रेजों के अधीन उस समय ऑल इंडिया रेडियो उस समय खूब बोलता है। और भाई नेहरू जी को क्या तकलीफ थी? आजादी के लिए लड़ रहे थे ना सुभाष चंद्र बोस देश की। लेकिन ये तो हार्वर्ड कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग थे भाई, इनको तो तकलीफ होनी थी। उसके बाद एक और चीज देखिए कि नेताजी के अंतर्ध्यान होने के बाद एक और बहुत बड़ा भय जो है अंग्रेजों में और कांग्रेस के नेतृत्व में, दोनों में ही आता है। और ये भय जो है ये केवल अंग्रेजी अफसरों में या उनमें नहीं था, सरकार में, ये उनके जो परिवार यहां रह रहे थे उन परिवारों में भी था। क्योंकि जो स्थिति उस समय देश में बनी हुई थी अंग्रेजों के विरुद्ध, जो माहौल था, उसमें अंग्रेजों के परिवार जल्दी से जल्दी देश छोड़ के भागना चाहते थे। ट्रांसफर ऑफ पावर का वॉल्यूम 6 उठाइए, उसमें सारे मौजूद हैं। वो मद्रास के गवर्नर ने तो पूरी रिपोर्ट भेजी हुई है कि कैसे परिवार जो है जल्दी यहां से निकलना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ इस भय के पीछे कुछ और भी कारण हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, आजाद हिंद सरकार दुनिया की अकेली ऐसी सरकार थी जिसने विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के जीतने के बाद भी अमेरिकियों और अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था। आजाद हिंद फौज एक अकेली ऐसी फौज थी दुनिया की जिसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। नेताजी ने यह कहा था, दिल्ली के रास्ते कई हैं, हम विघटित हो रहे हैं दोबारा मिलने के लिए। और यह कहा था, अगर हम फेल कर जाएं
तो जाके गांधी को सपोर्ट करना। और अंग्रेज ये जान चुके थे कि नेताजी की एक प्लान थी बाकायदा कि अब वो रूस की मदद से भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास करेंगे। और रूस के अंदर आईएनए के लोगों का जमवाड़ा शुरू हो चुका था। जो जर्मनी के फ्रंट पे इंडियन लीजर आईएनए के लोग लड़ रहे थे, वो रूस पहुंचना शुरू हो गए थे। नेताजी की ये इच्छा कि वो खुद रूस जा रहे हैं, ये भी अब अंग्रेज़ों के सामने जाहिर हो चुकी थी, जितने भी दस्तावेज मिले हैं। और यही नहीं, अंग्रेज़ों को ये भी मालूम था कि नेताजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही ये कहा था कि युद्ध का चाहे नतीजा जो भी हो, अंग्रेजी साम्राज्यवाद खत्म हो जाएगा। नेताजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने घोषणा की थी कि अभी तो रूस और इंग्लैंड और अमेरिका एक साथ मिलकर के लड़ रहे हैं, लेकिन विश्व युद्ध के उपरांत इनमें आपस में मतभेद उत्पन्न होंगे और उन परिस्थितियों में हमें सोवियत यूनियन से मदद लेनी होगी भारत को आज़ाद कराने के लिए। एक चीज़ और याद ध्यान रखिए कि जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, अमेरिका की, फ्रांस की, इंग्लैंड की, इन्होंने कभी ये विश्वास नहीं किया कि नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हुई है। बार बार हबीबुर रहमान के ऊपर जो उसका वक्तव्य है कि ये हुआ, मैंने ये किया, नेताजी की अस्थियां लाया, ये किया, उस पर बार बार अंग्रेजी इंटेलिजेंस अफसर जो उसको इंटरोगेट कर रहे हैं, अपनी इंटरोगेशन रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि ये आदमी कुछ छुपा रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये आदमी अपने लीडर के हिसाब से कहानी सुना रहा है, हमें इसकी बातों पे विश्वास नहीं है। और जो C4 अंग्रेजों का ये पूरा इंटेलिजेंस विंग की एक मीटिंग होती है अप्रैल के महीने में 46 में, जिसमें सारे इनके टॉप इंटेलिजेंस के डायरेक्टर और ये सब मौजूद हैं। और उस रिपोर्ट में लिखा है कि बार बार ये जो खबर आ रही है कि नेताजी जीवित हैं, रूस में हैं, जो लोग ये खबर दे रहे हैं वो क्यों झूठ बोलेंगे, और इसकी और इंक्वायरी करने में वो लोग लगे हुए हैं। 22 मई 1946 के दिन दिल्ली के अंदर एक आज़ाद हिंद फौज के अफसरों का मेल मिलाप हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने पहले सरदार पटेल अध्यक्ष कर रहे थे, आज़ाद हिंद संघ का सरकार का राष्ट्रीय गान गाया गया, शाह नवाज ने सबका स्वागत किया, जनरल शाह नवाज ने, और वहाँ पे 1 मिनट का मौन रखा गया। और वो मौन इसलिए नहीं रखा गया था कि नेताजी की आत्मा को श्रद्धांजलि मिले, बल्कि मौन इसलिए रखा गया था कि नेताजी जहाँ भी है वो वहाँ पे स्वस्थ रहे। 1946 में मई में। यही नहीं, हबीबुर रहमान के बयानों को कई आईएनए के लोगों ने खारिज कर दिया था, और ये मैंने पुस्तक में अपनी दी है, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर आगे नहीं जाना चाहता। लेकिन कुछ बातें यह ध्यान रखिए, भय की बात जो है, नेताजी अकेले ऐसे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके कत्ल के ऑर्डर अंग्रेजों ने दिए थे। जी हाँ, कैरो और इस्तांबुल में उनके कत्ल के ऑर्डर, अगर वो रास्ता लेते हैं जर्मनी जाने के लिए MI5 के एजेंट्स को, वो दस्तावेज मौजूद हैं, लगे हुए हैं। कई बार उनकी बर्मा में हत्या कराने के प्रयास किए गए, जिसमें कि अंग्रेज़ सफल नहीं हो पाए। और अंतिम एक फाइल कहती है जो आर्काइव्स में मौजूद है, क्योंकि नेताजी को, जिसको कहते हैं हंट कर रहे थे, एक शिकारी की तरीके से उनको ढूंढ रहे थे अंग्रेज, वो फाइल कहती है बाद में, बेटर टू लीव हिम वेयर ही इज, जहाँ ये है इसे अब वहीं छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया था कि केवल एक आईएनए के जो मुकदमे थे उनका हश्र देश के ऊपर क्या पड़ा था लेकर के। और इस तरीके के मुकदमों पे और इस तरीके से स्वतः जनता का आंदोलन में खड़े होना इतने व्यापक रूप पे, तमाम पेशावर से लेके और नीचे केरला तक विश्व के इतिहास में ऐसी घटनाएं आसानी से नहीं मिलती हैं। एक और परेशानी
अंग्रेज़ों को हो रही थी इस समय। जो मिलिट्री इंटेलिजेंस उनकी रिपोर्ट दे रही थी कि जितने भी ये INA के सिपाही हैं जो छूट गए हैं, ये अपनी वर्दी में जाके भाषण देते हैं, दोबारा संगठन बन रहे हैं। कहीं आज़ाद हिंद संघ बन गया, कहीं आज़ाद हिंद संगठन बन गया, कहीं युवा संघ बन गया, जहाँ पे बाकायदा इनको ट्रेनिंग दी जा रही है देश के अंदर। और अंग्रेज उससे काफ़ी परेशान थे। इस प्रकार की जो राष्ट्रवादी भावना थी उस समय, उसके मैं एक दो उदाहरण आपको देता हूं। एक आज़ाद हिंद फौज का कैप्टन लखनऊ जेल में कैद था। उसके पिता जो है वो अंग्रेजी सेना में कर्नल थे। उससे मिलने गए, उससे कहा तुम माफ़ीनामा दे दो, मैं तुम्हें छुड़ा लूँगा। उसने मना कर दिया। पिता ने कहा मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगा। बेटे ने कहा कर दो। उसके बाद पिता ने जाके उसके भाई को भेजा। पिता कराची में पोस्टेड था। और दोनों भाइयों के बीच क्या बात हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन भाई ने कराची लौट के जितनी जायदाद उसके हिस्से की थी वो कराची के कांग्रेस ऑफिस को दे दी। यानी कि राष्ट्र के लिए संघर्ष जारी रहना चाहिए लेकर के। इसी तरीके के वृतांत तमाम तमिलनाडु, बेंगलोर, बंगाल, गुजरात, यूपी सब जगह से मिलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के गाने सारे देश में गाए जा रहे हैं। जय हिंद, हमारी अंग्रेजी सेना के अंदर जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने जय हिंद कहना शुरू कर दिया है। अंग्रेज परेशान है, उनके कोर्ट मार्शल करते हैं। और ये केवल अब एक अहिंसात्मक विद्रोह ही नहीं रहा था। कलकत्ता के अंदर जो विद्यार्थियों ने आके लीड ली और जो अमेरिकन सिपाही वहां पे थे उन पे हमले किए, INA को जेल से मुक्त कराने के लिए, उस पे जो पुलिस फायरिंग हुई, 56 से ज़्यादा लोग कलकत्ता में मारे गए। ये सब चीज़ें बताती हैं कि उस समय देश के अंदर क्या हो रहा था। कलकत्ता का ये एक और वृत्तांत है। गुरुद्वारे के अंदर करीबन 30,000 लोग मौजूद हैं। उनमें से 3,000 वो हैं जो सिख अभी अंग्रेजी सेना में काम कर रहे हैं। और वहाँ पे नेताजी की फ़ोटो ग्रंथ साहब के साथ रखी हुई है। वहाँ आज़ाद हिंद फौज के गाने गाए जाते हैं और मिलिट्री इंटेलिजेंस का व्यक्ति हैरान होकर के वो रिपोर्ट दे रहा है कि यहाँ पे किस तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन हमारी कांग्रेस क्या कर रही थी? वो तो टेबल पे बैठ करके इस फैसले में लगी हुई थी कि किस तरीके से जल्दी सत्ता हासिल की जा सके। एक और बात क्या बताऊंगा कि सिंगापुर के अंदर जब वापस अंग्रेज़ों ने सिंगापुर को जीता सन 45 में, माउंटबेटन ने जहाँ INA के मेमोरियल को भी उड़वाया। कोई सेना किसी दूसरे का मेमोरियल नहीं उड़ाती, लेकिन माउंटबेटन ने उड़ाया। खुंदक थी कि सेना ने हमारे आगे सरेंडर नहीं किया। तो जो जहाज लेने गए थे हमारी अंग्रेज़ों की नौसेना के भारतीय कर्मचारी थे, उन पे बहुत सारे सिंगापुर। तो जब वो वापस लेके आए INA के लोगों को बंदी बना के, तो उन्होंने जहाज पे कहा कि तुमने जो करना था वो हमने कर लिया, अब हमारी बारी है और अब हम करेंगे। और आप ये समझिए कि कितना छुपा के रखा गया इस देश से कि 1945 के अक्टूबर में ही इंडोनेशिया के युद्ध में जो रॉयल इंडियन नेवी के जहाज यहाँ से जा रहे थे, उस पर जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और डच और अंग्रेजी सिपाहियों कईयों को तो टापुओं पे उतार दिया। बाद में उनके कोर्ट मार्शल हुए और ये सब कराया गया। एक बात यहां मत भूलिए कि कांग्रेस के इतिहासकार जो भी कहें स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजों के लिए क्या रोल अदा किया था इसे समझ लीजिए। कांग्रेस की स्थापना ह्यूम ने 1885 में एक सुरक्षा रणनीति के रूप में की थी कि अंग्रेजों के शासन से या कुरीतियों से जो गुस्सा उभर करके आता है, उस गुस्से को एक संवैधानिक रूप दिया जा सके
जिससे कोई सशस्त्र क्रांति 1857 जैसी भारत के अंदर ना हो। लेकिन इसी उद्देश्य को कांग्रेस ने सन 47 तक निभाया, एक सेफ्टी वाल्व का कार्य। अगर आप मांगे देखिए, कांग्रेस की मांगे क्या थी? हमको नौकरियों में जगह दे दो, हमको असेंबली में जगह दे दो। मतलब ये जो मांगे कर रही है कांग्रेस, और कितने अधिवेशनों में इनके जो है यूनियन जैक फहराया जाता था, अंग्रेजी झंडा, अंग्रेजी राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग गाया जाता था। और कितने ताज्जुब की बात है कि क्या किसी देश का वो व्यक्ति जो कि स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, वो ये व्याख्यान देगा कि भारतीय अभी स्वतंत्रता के काबिल नहीं है, तैयार नहीं है भारतीय स्वतंत्रता लेने के लिए? ये गांधी जी ने कहा कलकत्ता के अंदर, जब बोस ने वो अमेंडमेंट मूव किया था उनके रेजोल्यूशन के ऊपर कि पूर्ण स्वतंत्रता आनी चाहिए, जिसे हरवा दिया गांधी जी ने उस अमेंडमेंट को, वो कहा। और जब उसके बाद आप देखिए कि ये समझिए कि लाहौर के अंदर पूर्ण स्वतंत्रता पास किए जाने के बाद भी फिर गांधी जी क्यों वापस आ गए डोमिनियन स्टेटस के ऊपर, और क्यों 1947 के अंदर डोमिनियन स्टेटस लिया? एक भी आजाद हिंद फौज के सैनिक को नेहरू ने भारतीय सेना में नहीं लिया, डोमिनियन भारत की सेना में भी, आजाद भारत की सेना में भी। किसके कहने पे? वेवल, माउंटबेटन और ऑखिनलेक के कहने पे। यही नहीं, जो आईएनए के और अफसर वगैरह भी थे, जो लीडिंग थे, जिनका प्रभाव हो सकता था आईएनए के ऊपर, उनको देश से बाहर अलग अलग जगह पोस्टिंग देके कुछ को भेज दिया गया। और एक सवाल और यहां उठता है कि अगर बोस की मृत्यु हवाई जहाज में हो गई थी, तो नेहरू फिर उनके परिवार की और उनसे जुड़े लोगों की जासूसी क्यों करवाते रहे इतने दिन तक, कई सालों बाद तक? क्योंकि एमआई को हम 5 को हम रिपोर्ट करते थे। एक तरफ तो अहिंसावादी कांग्रेसवादी कहते हैं कि आजाद भारत को सेना की जरूरत ही नहीं होगी, और दूसरी तरफ भैया अंग्रेजी कमांडर औखिनले को क्यों रखना चाह रहे हो वापस यहां पे? अंग्रेजी अफसरों को क्यों चाहते हो कि वो भारत की सेना को छोड़ के ना जाए? क्या भय है तुम पे? कौन हमला करेगा? उत्तर सब बातों का एक ही आता है इसमें निकल करके। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जनता का जो बेवकूफ बनाया गया कि साहब उनको रिहा कर दिया गया मुकदमों के बाद में। अरे कितनों को तो रिहा नहीं किया, हजारों को तो ट्रेनों से भेजा बाद में इधर से उधर। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य के अंदर हमारी कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो चुप रहता है। जनता को कह दिया जाता है मुकदमे खत्म हो गए, और उसके एक हफ्ते बाद ही 1029 आजाद हिंद के सिपाहियों और सैनिकों को और अपना अफसरों को स्पेशल मिलिट्री ट्रेन से मुल्तान भेज दिया जाता है। किसी को नहीं मालूम कि वहां पे क्या हो। और इसी दौरान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ है। हम जलियांवाला बाग को जानते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, उसका विरोध करते हुए आज भी उसे याद करते हैं। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि 25 सितंबर 1945 के दिन नीलगंज के कैंप में करीबन 1700 आजाद हिंद फौज के सैनिकों को एक रात में 6 घंटे में ही गोली से उड़ा दिया गया था, और लोगों को यह कह दिया गया था कि ये तो डकैत थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने मार दी। और देखिए यही नहीं, जो सिंगापुर के अंदर पर्ल जेल के अंदर भारतीयों को, आजाद हिंद फौज के लोगों को कैदी बना के रखा गया था, उनको लेने को जब जहाज वहां भेजे गए तो भारतीय नौसेना में जो भारतीय थे अंग्रेज़ों की नौसेना में,
उन्होंने भी उस समय ये कहा था कि यू हैव डन योर जॉब, नाउ इट इज़ अवर टर्न, तुम अपनी बात कर चुके हो, अब हमारी बारी है। और यही जाके आगे नौसैनिक क्रांति में बदलती है, और क्रांति अक्टूबर 1945 से ही शुरू हो जाती है, जबकि इंडोनेशिया का युद्ध चल रहा है, कि कई भारतीय नौसैनिक जो है वो अपने आप को आज़ाद, वो इंडियन नेशनल नेवी डिक्लेयर कर देते हैं और डच को, अंग्रेजी सिपाहियों को टापुओं पे उतार देते हैं। उनके भी कोर्ट मार्शल हुए, उनके ऊपर भी मुकदमे चले, लेकिन इस खबर को भी देश से छुपा के रखा गया। वहाँ की जो जनता थी वो भारतीयों को करती थी कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ तो भारतीय देश की आज़ादी के लिए लड़े थे और तुम अंग्रेज़ों का साथ दे रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हैं। बच्चे जो है वो जय हिंद का नारा वहाँ उन्होंने बैन कर दिया था, वो एक गली से निकल के बाहर लगाते थे, जब तक ये अंग्रेज़ों बाद सिपाही बंदूक उठाएंगे दूसरी गली में चले जाते थे। तो जो भारतीय सैनिक बचे हुए थे भारत के अंदर, उनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा आज़ाद हिंद फौज का और नेताजी का, और उस प्रभाव को अखिल ने बड़ा साफ लिखा है, कमांडर इन चीफ ने। वो कहता है कि एवरी इंडियन वर्किंग इन द ब्रिटिश आर्मी, एवरी इंडियन ऑफिसर वर्थ हिज सॉल्ट इज टुडे नेशनलिस्ट। आज वो राष्ट्रवादी है। और एक चीज मैं यहां और कहूंगा कि इस दौरान ये जितना घटनाक्रम चल रहा है क्रांतिकारी देश के अंदर, कांग्रेस ने वही भूमिका निभाई जो 1885 में उसने सेफ्टी वाल्व की भूमिका निभाई थी अंग्रेजों के लिए। आप उठा के इतिहास देख लीजिए कि जतिन दास 63 दिन की भूख हड़ताल से मरते हैं, गांधीयन तरीका है, उसका भी कांग्रेसी स्वागत नहीं करते। उधम सिंह को पागल बता देते हैं और कहते हैं हमारी उधम सिंह की हमारी नेगोशिएशन पे इफेक्ट ना पड़े जो हम कर रहे हैं। सन 42 की क्रांति की जितनी घटनाएं हैं उनको नकार देते हैं और फिर डोमिनियन स्टेटस लाते हैं। अभी भी इस पे, क्योंकि व्याख्यान काफी लंबा जा रहा है, इसलिए मैं इसको आज यही कह के केवल समाप्त करूंगा कि गांधी जी के कहने पे खुर्शीद दरोजी ने एक चिट्ठी लिखी थी अमेरिकी पत्रकार को, और उसमें लिखा था कि बोस भारतीय सैनिकों के अंदर बहुत लोकप्रिय है। यानी भारतीय सैनिक जो इस समय के भारतीय सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, ये 46 जून की बात है। और अगर वो रूस की मदद से आ जाते हैं तो गांधी और कांग्रेस कोई भी जो है जनता को रोक नहीं पाएगा। ये है भय आईएनए और नेताजी का। और इसीलिए अपने अगले व्याख्यान में इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ले जाऊंगा कि कैसे इन्होंने माउंटबेटन को क्यों बनाया भारत का वाइसरॉय, और क्या ऑर्डर थे इन लोगों के, कांग्रेस और अंग्रेज़ों के, जो आईएनए के किसी सिपाही को वापस नहीं लिया गया सेना के अंदर। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि इन आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को वापस बुला लो, तो नेहरू कहता है उनको इन्हें होमगार्ड बना दो और इन्हें एक भी यूनिट में मत रखना। क्यों भैया, होमगार्ड बना दो और फिर एक भी यूनिट में अगर ये रखे जाएंगे आईएनए वाले लोग तो तुम्हें क्या दिक्कत है? वो दिक्कत नहीं थी, वो सिर्फ भय था कि आईएनए दोबारा वो ना हो जाए सशक्त। आज मैं यहीं रोक रहा हूं, लेकिन अगला व्याख्यान में इसका इसी के ऊपर आपको विषय को कंटिन्यू करते हुए दोबारा सामने लाऊंगा। नमस्कार।